दोस्तों आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि बड़े भाई के प्रॉपर्टी में छोटे भाई का क्या अधिकार है। इस वीडियो को देखने के बाद इससे संबंधित जितना भी कंफ्यूजन है आपके पास सारा दूर होने वाला है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सारा मामला को यहां पर समझ पाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो है भाई के संपत्ति में भाई का हिस्सा को समझने से पहले आप थोड़ा सा संपत्ति के विषय में समझ लीजिए, प्रॉपर्टी के विषय में समझ लीजिए। देखिए संपत्ति के मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार होते हैं संपत्ति के प्रकार, ठीक है। संपत्ति के प्रकार, जिसमें सबसे पहला प्रकार है वो है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति और दूसरा है यहां पर स्व अर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और स्व अर्जित संपत्ति को एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? पैतृक संपत्ति में वैसा संपत्ति आता है जो हमें पूर्वजों से प्राप्त होता है, ठीक है। दादा परदादा से जो जमीन है वो चला आ रहा है, तो वो जो जमीन है, वो जो संपत्ति है वो कहलाएगा पैतृक संपत्ति। एक होता है स्व अर्जित संपत्ति, मतलब किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जो है स्वयं के कमाई से अर्जित किया है अगर कोई संपत्ति, तो वो कहलाएगा स्व अर्जित। स्व मतलब स्वयं और अर्जित मतलब अर्जन करना, सिंपल सी बात है। जैसे कोई आदमी जमीन खरीदा या वसीयत के माध्यम से जमीन प्राप्त किया या दान के माध्यम से प्राप्त किया, ठीक है, तो वो सारा जो है यहां पर स्व अर्जित संपत्ति हो जाता है। तो यहां तक तो बातें स्पष्ट है। पैतृक संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। अब दोस्तों इसको समझने के बाद आप जो है ना इस चीज को समझने में बहुत हद तक जो है कामयाब हो पाएंगे। अब यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए जेड नाम का एक व्यक्ति है और इसके 3 बेटे हैं। एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है यहां पर सी। ओके, बेटियां भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल बेटे हो या बेटियां हों सबको भाई बराबर रूप से अधिकार है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत। तो वैसे कंडीशन में बेटे हैं बेटियां हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। हालांकि बेटियां जो है संपत्ति में हिस्सा नहीं लेती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हिस्सा समान रूप से होता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं सी यहां पर बेटी है, ये 2 भाई हैं। अब दोस्तों यहां पर जेड जो पिता है, अब यहां पर 2 बेटे हैं और एक बेटी है, तीनों को जो है इसके संपत्ति पर हिस्सा होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब जेड के पास 2 प्रकार की संपत्ति होंगे। एक वैसा संपत्ति जो पैतृक संपत्ति होगा, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, पूर्वजों से प्राप्त है, इसके पिताजी से या इसके दादाजी से प्राप्त है, ठीक है। तो जो पैतृक संपत्ति होगा जेड के पास दोस्तों, उसमें इन तीनों का अधिकार बराबर रूप से होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कटौती नहीं की जाएगी। अगर पिता भी चाहेगा तो वो भी कटौती नहीं कर सकता है, वो भी अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है अगर पैतृक संपत्ति है वो तो, ठीक है। अब रह गई बात यहां पर स्व अर्जित संपत्ति यानी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अगर जेड ने अपने जीवन काल में स्वयं से अगर प्रॉपर्टी अर्जित की है तो वैसे कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को जो है वो एक ही बेटे को दे सकता है या बेटी को केवल दे सकता है या बराबर रूप से दे सकता है, अपनी मर्जी से जो है किसी को भी दान में दे सकता है। अगर ये तीनों को ना देना चाहे, ये तीनों निकम्मे हैं, तो वो थर्ड पर्सन को भी दे सकता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जेड ने अपने जीवन काल में स्वयं से अर्जित किया है तो उस पर उसका पूर्णतः अधिकार होता है, वो कुछ भी करे। हालांकि अगर बिना वसीयत किए हुए जेड का मृत्यु हो जाता है और उसके पास स्व अर्जित संपत्ति है तो वैसे कंडीशन में तीनों का जो है बराबर हिस्सा होगा, जिस प्रकार से पैतृक संपत्ति में होता है। अगर मृत्यु हो जाता है तब बिना वसीयत किए हुए, बिना किसी को दान में दिए हुए, ठीक है। तो यहां तक तो बातें स्पष्ट है। अब दोस्तों यहां पर बात आती है, अब देखिए यहां पर जेड है तो भाई यहां पर इसकी पत्नी भी होगी, ठीक है, मान के चलिए एक्स है, ओके। अब यहां पर कुल मिलाकर के ये ज्वाइंट फैमिली है। एक समय में भाई ये तो ज्वाइंट रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। पति पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं, एक एक करके बच्चे होंगे, सिंपल सी बात है। या जुड़वा भी हो सकते हैं, जो भी हो, मतलब यहां पर 2 भाई और 1 बहन है। अब होता क्या है दोस्तों, यहां भारत में स्थिति यह है कि भाई जो बड़ा भाई होता है ना उसका सम्मान कुछ अलग लेवल का है, सम्मान है कि नहीं, इस चीज को आप जानते हैं। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो घर का मुखिया जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बड़ा भाई होता है,
इस चीज को आप जानते होंगे। अगर मान के चलिए कि जमीन अगर खरीद बिक्री हो रही है, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, तो भाई वहां पर बड़ा भाई का नाम ही जाता है। अब दोस्तों यहां पर समझने का जरूरत है, अब ए है यहां पर बड़ा भाई, ये क्या है, बड़ा भाई है, ठीक है। अब अगर ये बड़ा भाई है तो इसके द्वारा अर्जित संपत्ति पर बी जो है दावा कर भी सकता है, दावा नहीं भी कर सकता है, और जो दावा करेगा वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब बी अगर दावा करता है तो किन किन मामलों में सही होगा, किन किन मामलों में जो है बी को या सी को हिस्सा मिल जाएगा, इस पर पहले बात करते हैं। दोस्तों यदि ए यानी कि बड़ा भाई जो है वो जो पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति है, या मान के चलिए जेड के द्वारा स्व अर्जित संपत्ति है, बिना वसीयत किए हुए उनका मृत्यु हो गया है, मतलब कुल मिलाकर के वैसा संपत्ति जिस पर ये तीनों का अधिकार था, अगर उस संपत्ति को बेच करके अगर ए जो है कहीं दूसरा संपत्ति लेता है, ठीक है, कहीं दूसरा जगह वो जमीन लेता है, वो भी अपने नाम से, तो वैसे कंडीशन में दोस्तों यहां पर बी और सी को भी जो है इस संपत्ति पर अधिकार होगा, क्योंकि भाई ए के पास वैसा कोई इनकम नहीं है और वो अपना इनकम से संपत्ति नहीं लिया है, जो जेड से जो मतलब कि वरासत में जो संपत्ति प्राप्त हुई है उसी को बेच करके ओल झोल करके संपत्ति लिया है। तो वैसे कंडीशन में बी और सी दावा करेंगे, ठीक है, और कोर्ट में जो है चांसेस पूरा है कि बी और सी को हिस्सा यहां पर मिल जाएगा। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई। दूसरी बात दोस्तों, मान के चलिए कि संपत्ति, ये तो संपत्ति एक बेचने वाला हुआ पहला मामला, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ए जो है कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, अब उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत बी का भी योगदान है, सी का भी योगदान है। अब ज्वाइंट रूप से हैं तो बी भी हो सकता है कि भाई इधर उधर काम करता होगा तो ये भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, सी भी कंट्रीब्यूट किया, बड़ा भाई है भाई तो उसका हो सकता है इनकम ज्यादा होगा। तो यहां पर तीनों ने मिला करके जो है एक जमीन या कोई संपत्ति खरीदी, तो इस पर भी जो है यहां पर तीनों का अधिकार होने वाला है। अगर बड़ा भाई के नाम से ये जमीन लिया गया है, मतलब तीनों का इसमें योगदान रहा है, लेकिन एक ही भाई के नाम से यहां पर संपत्ति अगर लिया गया है, ठीक है, और इस चीज को अगर आप कोर्ट में प्रूव करते हैं कि भाई हम लोग उस समय ज्वाइंट रूप में थे, साथ में हम लोगों का भी जो है यहां पर कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, अब बड़ा भाई के नाम से लिखवाया गया था जमीन, तो वैसे कंडीशन में कोर्ट के द्वारा बी और सी को जो है हिस्सा दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, हर मैटर कोर्ट में पहुंचने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में तभी पहुंचता है जब आपसी विवाद हो और वो विवाद सुलझ ना रहा हो। सिंपल सी बात है। कुछ बड़े भाई हो सकते हैं कि भाई चलो भाई इन लोग का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था, चलो बराबर हिस्सा दे देते हैं, ठीक है, या मान के चलिए बड़ा भाई ने अपने ही इनकम से जमीन खरीदा है, चलो बी और सी को दे दिया, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो कर देता है तो कोर्ट में मामला जाएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। कोर्ट में तभी जाता है जब यहां पर फैसला नहीं हो रहा है सही से। तो दोस्तों यहां पर दो कंडीशन के ऊपर चर्चा की है, ठीक है। एक कि भाई जो इसका संपत्ति था, जो सबका हिस्सा हो रहा था, उसी में से जो है कमाई करके, हो सकता है किराया वगैरह से कमाई किया, ठीक है, या किसी भी तरह से कमाई करके भी अगर संपत्ति कहीं पर लेता है, ठीक है, या बेच करके लेता है, तो भाई उस पर तीनों का अधिकार होगा। अगर मान के चलिए कि ए का योगदान है, बी का भी योगदान है, सी का भी योगदान है और ए के नाम से जमीन खरीदा गया है, तो भी जो है तीनों का अधिकार होगा। तो यहां पर दो मामला से बहुत हद तक स्पष्ट हो जाता है। और एक चीज आप ये भी समझ लीजिए दोस्तों कि यहां पर यह भी हो सकता है कि भाई ए जो है बड़ा भाई है जिस समय था, हो सकता है कि बी व सी जो है ये सब नहीं होंगे, इन लोग का जन्म नहीं हुआ होगा, तो भी अगर ए के नाम से अगर जमीन जो है ठीक है, और चूंकि अगर ए का उस समय कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वैसे कंडीशन में भी जो यहाँ पर बी और सी को हिस्सा मिलने वाला है। ये कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। अब दोस्तों यहां पर हम बात इस पर करेंगे कि भाई कब कब जो है ये बी और सी जो है दावा ए पर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यदि ए जो है एकदम अपने इनकम से, एकदम प्योरली अपने इनकम से कोई संपत्ति खरीदता है, तो वैसे कंडीशन में बी और सी को दावा करना व्यर्थ होगा। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए ए बी सी ये तीनों भाई बहन हैं, ये तीनों का जो है अपने पिता के संपत्ति, अपने दादा परदादा के संपत्ति पर ही जो है पूर्ण रूप से अधिकार होता है।
अब यहां पर भाई बंधु में तो भाई बंटवारा होता है ना। अब ये जो है अपने इनकम से जो है प्योरली एब्सोल्युटली अगर कोई संपत्ति परचेस करता है और इस चीज का अगर इसके पास पूरा पुख्ता प्रमाण है, तो वैसे कंडीशन में बी और सी को जो है दावा करना व्यर्थ साबित होगा। या फिर दोस्तों अगर ए के नाम से कोई जमीन है जो किसी ने दान दिया है, ए को, हो सकता है कि इसके ससुराल वालों ने दिया होगा, हो सकता है किसी व्यक्ति ने दिया होगा, या फिर हो सकता है जैसे भी इसको मिला है, मतलब इसी को मिला है, इसमें किसी का भी जो है योगदान यहां पर नहीं है, तो वैसे कंडीशन में भी दोस्तों यहां पर ए की संपत्ति पर बी और सी जो है दावा नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आपको नोट करके रख लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप चीजों को समझे होंगे। बस एक चीज आप मन में बैठा लीजिए कि भाई अगर बड़ा भाई के नाम से संपत्ति है, उसमें पिता भाइयों बहनों का अगर कोई योगदान नहीं है, किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये एकदम अलग रूप से जो है ए ने संपत्ति अर्जित किया है, तो फिर जो है उस संपत्ति में दावा करना ये दोनों के समय का कुल मिलाकर के व्यर्थ है। ठीक है, कुछ मामला में हो सकता है कि भाई कुछ योगदान रहे, कोर्ट के द्वारा ये विचारणीय है, ठीक है, वो अलग है, अब फैसला ही पलट जाएगा तो वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन इस चीज को आपको समझना है, बस ध्यान ये रखना है आपको कि जो भी पिता का संपत्ति है, जो भी पिता का चाहे स्व अर्जित हो चाहे फिर पैतृक संपत्ति हो, अगर स्व अर्जित में अगर जड़ ने वसीयत नहीं किया हो तब की हम बात कर रहे हैं, अगर स्व अर्जित है या पैतृक संपत्ति है, उसमें जो है इन लोग तीनों का बराबर बराबर हिस्सा होगा, इसमें नो डाउट हिस्सा जो है देना ही होगा। बड़ा भाई सोचेगा कि नहीं मेरा है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तीनों को यहां पर हिस्सा मिलने वाला है, ठीक है। और भी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जो आपसे, जो मैंने यहां पर बताया, हो सकता है कि आपके कंडीशन से मैच ना कर रहा हो, तो आप ऐसे कंडीशन में एक सिविल वकील से जो है, ठीक है, आप बातें कर सकते हैं। एक अच्छा सिविल वकील होंगे, उनसे जाकर के मिलिए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, तो और भी बेहतर होगा। आजकल क्या है कि भाई एक क्रिमिनल वकील है, वो भी जो है सिविल वाला केस ले लेता है, सही से लड़ नहीं पाता है, ठीक है, तो कोर्ट जो करेगा वही जो है सो ये हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। हम बहुत सारे वकील से मिलते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, हमें लगता है कि भाई वकील अगर आप बने हैं तो पूरा एकदम गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा हर सेक्शन का, हर जजमेंट का आपके पास ज्ञान होना चाहिए और एकदम अपडेट होना चाहिए कि भाई कौन से हाई कोर्ट से कौन सा जजमेंट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से कौन कौन सा जजमेंट आ रहा है। आप जिस भी फील्ड में एडवोकेट है, जिस भी फील्ड में वकील है, अब पूरा अपडेट रहिए, तभी जो है आप क्लाइंट का केस अच्छा से लड़ सकते हैं। हम बहुत सारा वकील को देखते हैं कि भाई क्लाइंट को बुरी तरीका से बर्बाद कर देते हैं, पैसा तो बर्बाद होता ही है, समय भी बर्बाद करते हैं, साथ में जिसके लिए वो लड़ रहा है उसको भी जो है गंवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा। अगर पसंद पड़ा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।